हमारे परम आदरणीय अश्विनी चौबे जी, जो एक ऐसे विशिष्ट जनप्रतिनिधि हैं जिनका जीवन जन सेवा, नीति निर्माण और प्रशासनिक अनुभव का प्रतीक है। मैं चाहूँगी कि आप आएं और मंच पर एक साथ चुनाव जैसे विषय पर अपनी गंभीरता प्रकट करें। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। राधे की नगरी में अगर राधे राधे ना हो तो फिर आनंद नहीं आता। और इसलिए मैंने कहा कि भाई आप सभी राधे राधे के प्रतीक हैं। आप सबका दर्शन हो रहा है, यह हमारे लिए शुभ है। और आज विशेष तिथि भी है, भगवान के चरणों का दर्शन। मेरे प्यारे मित्रों, आज जो हमारे श्री राधे श्याम जी ट्रस्ट के द्वारा समान व कृति सामाना हिदायत की वह ये राधे श्याम चैरिटेबल ट्रस्ट का जो स्लोगन है, सांस्कृतिक चेतना का जो जागरण है, और इसमें कहीं दो मत नहीं कि यथा नाम तथा काम, जैसा नाम है वैसा काम भी होता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि श्री राधे श्याम ट्रस्ट की ओर से बड़ा ही एक मार्मिक और कहा जाए भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए, आवाज गूंज रही है क्या? भारत और पूरे विश्व के लिए कह सकते हैं कि एक बड़ा ही चिंतनीय विषय है। और उस विषय पर आपने उसकी गंभीरता को समझते हुए आज इसका परिसंवाद आपने रखा है। इसके लिए मैं श्री राधे श्याम चैरिटेबल ट्रस्ट का आभारी हूँ कि आपने मुझे भी विशिष्ट रूप से बुलाने का प्रयास किया और मैं आया आपके आमंत्रण पर। मुझे भी अच्छा लगा कि इस वृंदावन के मथुरा के नगरी में भगवान का दर्शन भी होता है और हर रज में ही यहाँ भगवान विराज करते हैं, विराजमान हैं। तो आपने यहाँ आके हमें पुण्य का भागी बनाया, इसके लिए मैं फिर से आपका आभारी हूँ। मित्रों, आज यहाँ हमारे मंच पर विराजमान हैं, विशेष करके जिनको आना था वो नहीं आ पाए। श्रद्धेय कलराज जी मिश्रा, उन्होंने मुझे दूरभाष से सुबह टेलीफोन किया कि मेरी तबीयत थोड़ी रात में गड़बड़ हो गई सोने में, और कुछ अस्वस्थता के कारण बहुत परेशान नज़र आ रहे थे। उन्होंने कहा मैं इंजेक्शन लेकर के और देखता हूँ मैं चलने की स्थिति में शायद हो जाऊँगा। मैंने कहा नहीं, आप भाई साहब मत आइए, आप की जो आपने इच्छा व्यक्त किया है मैं आपकी भावना को वहाँ जरूर व्यक्त करूँगा। एक बड़े विद्वान आदमी हैं और उत्तर प्रदेश और पूरे देश में उनकी एक ऐसी छवि पहले से बनी हुई है, संगठन के मामले में भी, सरकार के मामले में भी। तो ऐसे हम सभी भाई कलराज मिश्र जी को भी याद कर रहे हैं। आज जो हमारे बीच में अभी अभी उत्तर प्रदेश के और माननीय मंत्री भाई श्री लक्ष्मी नारायण जी चौधरी जो कैबिनेट मंत्री हैं, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनके बड़े अच्छे संभाषण भी सुनने का अवसर मिला। यहाँ मंच पर विराजमान श्री पद्म सिंह जी शर्मा, श्री पूर्ण प्रकाश जी, ठाकुर मेघ श्याम जी, श्री विनोद अग्रवाल जी, श्री ओम प्रकाश ठाकुर जी, श्री निर्भय पांडे जी, श्री हरशंकर जी, श्री डीपी गोयल जी, श्री हीरा सिंह कुंतल जी, श्री श्याम सिंह अहरिया, श्री रमाकांत द्विवेदी जी जो हमारे साथ चल के आए, और उनका भी
प्रारंभ में आपने भाषण सुना। श्री रविंद्र पांडे जी, समयाभाव के कारण बहुत सारे नाम नहीं ले पा रहा हूँ। मैं सभी यहाँ आए हुए जो आप ऊपर और नीचे भी हैं, इस जिला के संगठन के आप सभी रीढ़ भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो मैं आप समस्त कार्यकर्ताओं को और समस्त आने वाले जितने भी जिला मंडल और प्रदेश से जुड़े हुए जो भी संगठन की शाखाएं हैं, मैं आप सभी पदाधिकारियों को और विशेष करके मैं मातृशक्ति को और युवा शक्ति को बहुत बहुत हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। मित्रों, बात कहां से शुरू करें? मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी बात है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब हम लोग पार्लियामेंट में थे, जब इसकी चर्चा की बात हुई कि ऐसा होगा, तो पता नहीं कुछ विपक्ष के साथी हवा खड़ा कर दिए। अरे देखो क्या होने वाला है, ये देश में तानाशाह आने वाला है। इस प्रकार के भी कुछ विपक्षी मित्रों ने स्लोगन दिए, तानाशाह। मैंने कहा अच्छा, अरे जो स्वयं ताना बोलने वाले लोग हो, जो तानाशाह स्वयं रहे हो, वो दूसरे को तानाशाह कहते हैं। मुझे पता नहीं, आपातकाल में आप सबको मालूम होगा, मैं जेपी आंदोलन का एक सेनानी भी हूं। बिहार का आंदोलन शुभारंभ करके और देश के अंदर वो वातावरण लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने पूरे देश में एक निष्ठा और पवित्रता जगाने का काम किया कि राजनीति में शुचिता की राजनीति होनी चाहिए, राजनीति में भ्रष्टाचार नहीं होनी चाहिए, कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं होना, और साथ साथ समाज, राज्य और राष्ट्र, इसका चिंतन होकर के इसका एकीकृत कोई न कोई संवाद जाना चाहिए। तो इस बात को लेकर के लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में बिहार में आज से 50 साल पहले 91वां वर्ष हो रहा है। मैं उस समय 22 वर्ष का था और जेपी 73 वर्ष के थे। आज मैं 73 वर्ष का हो गया हूँ। मुझे प्रसन्नता हुआ कि मैं आज भी वही छात्र, वही नौजवान के रूप में, वही छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति के रूप में, स्टूडेंट्स पावर, नेशंस पावर। मुझे लग रहा है कि आप सारे लोग जिस विषय की गंभीरता है, राधे श्याम जी ट्रस्ट के माध्यम से यह समीचीन विषय है, इस पर कई मंथन हो चुके हैं। हमारे बहुत सारे पार्लियामेंट के मेंबर्स पिछले दिनों से लगातार इस पर चर्चा भी करते रहे। पार्लियामेंट के गैलरियों में इसकी लगातार चर्चा वर्षों से होती रही है। मंथन क्या हो, समुद्र मंथन हो या ना हो, और आप सब जानते हैं हमारा सृष्टि में प्राचीन काल से समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त होते हैं। हुआ था ना, समुद्र मंथन से ही 14 रत्न प्राप्त हुए थे, और उसमें अमृत और विष भी था। तो अमृत राक्षसों ने छीन के खा पी लिया, और विष कौन पिए? तो भगवान शंकर ने भी सलाह किया, तो उनके कंठ नीलकंठधारी हो गए। तो जब ये मंथन चल रहा है पूरे देश के अंदर, समुद्र मंथन, इससे तो निश्चित रूप से विराट कुंभ और महाकुंभ भी होता रहेगा, होगा ना। तो समुद्र मंथन होना चाहिए ना, इस विषय पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। इसके आप सभी जानते हैं कि हमारे कोविंद जी भारत के पूर्व राष्ट्रपति, इसी उत्तर प्रदेश के वासी, उनकी अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन, इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, भारत की सरकार ने उनको
इस विषय पर चिंतन करने के लिए और कई योग्य सदस्यों के साथ उन्होंने नेतृत्व दिया है। उस पर गंभीरता से उन्होंने विचार भी किया। अब विपक्ष के लोग, विपक्ष के पांव फूलने लगे, अरे कहीं कल न लागू कर दे। अब उनके चिंता काफी सताने लगी। लेकिन इतना जल्दी कोई चीज नहीं होता है। जब नई व्यवस्था लानी होती है तो उसमें समय लगता है, चिंतन में भी, मनन में भी, और उसको सतह धरातल पर उतारने में भी। मुझे लग रहा है कि हमारे आप सभी इसमें बहुत सारे युवा भी हमारे युवा साथी हैं, युवा पीढ़ी है, आपका भविष्य है। और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक युवा भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऐसा भारत बनाने का जो संकल्प लिया है, हम सभी उसके अंग हैं। हम कैसा भारत चाहते हैं, हम किस प्रकार का भारत बनाना चाहते हैं, हमें चिंतन इस बात की करने की आवश्यकता है। क्या हम चाहते हैं कि हमारा विकास ना हो? क्या हम किसान के परिवार के अधिकांश लोग हैं? हमारे भाई लक्ष्मी जी भी किसान ही है, और यहाँ अधिकांश लोग, जिला अध्यक्ष जी से लेकर अधिकांश लोग, हम लोग किसानी करते रहते हैं। तो मैं आज इस मंच से आपको जो संवाद करने आया हूँ, मुझे लग रहा है कि जो चुनाव, केवल चुनाव वो सुधार का विषय नहीं है। इलेक्शन रिफॉर्म्स होता रहता है, समय समय पर चुनाव आयोग इस पर प्रकाश डालते रहते हैं, बल्कि राष्ट्र की नीति, नियति और नवनिर्माण से जुड़ा जो युगांतकारी विचार है, वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक देश, एक राष्ट्र, एक चुनाव। हमारे यहाँ वेदों में बहुत, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है। संगच्छध्वम संबद्धध्वम, सब साथ चले, सब मिलके चले, सबके वाणी एक हो, सबके विचार एक हो। ये सदियों से, अनादिकाल से हमारे सृष्टि में भारत की जो संस्कृति है, हमारी जो ये सनातन संस्कृति है, विश्व में एक लौता संस्कृति है, एक लौता देश भारत है, जहां हमने इस प्रकार के संकल्प लिए। और भारत का संविधान भी उसी आधार पर संविधान सभा भी बैठी। अभी हम लोगों ने संविधान का वह उद्देश्य भी पठन किया है। ये ठीक है कि संविधान के मूल, जो संविधान की मूल भावना थी, उस मूल भावना को कहीं न कहीं शुरुआत के दौर में, आजादी के बाद जो सरकारें हमारी थी, उन्होंने उसको पता नहीं क्यों कुछ छिपाने का प्रयास किया। अब संविधान में हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जिस प्रकार से संविधान के अंदर बातें कही है, हमें लगता है कि आज हमें उस पर विचार करने की आवश्यकता है। हमारा संविधान, भारत का संविधान, वो गीता है। सचमुच में श्रीमद् भागवत गीता भगवान कृष्ण की नगरी में हमें यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की संस्थापना के लिए, बराबर अधर्मियों के नाश करने के लिए साक्षात भगवान जन्म लेते हैं। उसी प्रकार से भारत का संविधान क्या है? हम भारत के संविधान को अंगीकार किया है हमने। इतने बड़े देश, लोकतांत्रिक देश, इतनी बड़ी आबादी, देश की 100-150 करोड़ के लगभग अब पहुंचने जा रहे हैं। तो इतनी बड़ी आबादी है, हमें एकता होनी चाहिए, हमें एक स्वर होनी चाहिए, हमें आपस में एकात्मता का और अखंडता का भाव जागृत होनी चाहिए, और हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि होनी चाहिए। आज दुर्भाग्य है
अरे क्या ये राष्ट्र राष्ट्र कहते हो? हमारे बहुत सारे जो विपक्ष के साथी हैं, अति लोकप्रिय नेता अपने को मानते हैं बहुत जगह, उनको राष्ट्र से मतलब नहीं, उनको पहले हम, फिर हमारा पप्पू, या फिर कोई गप्पू, फिर कोई सप्पू। तो पहले हम, उसके बाद पप्पू, गप्पू और सप्पू। ये चिंतन है, उनको राष्ट्र से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? पहले राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है, पहले देश, फिर दल, फिर व्यक्ति, तभी भारत स्वर्णिम भारत बनेगा। ऐसा भारत बनाने का, और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से विचार करके कि भाई इलेक्शन होते हैं, अब ये इलेक्शन में आप सब जानते हो, आप सभी कार्यकर्ता हो, ईमानदारी से आप बताओ कि क्या परेशानियां होती है। आप विचार करेंगे, मैं भी लगातार 10 इलेक्शन मैंने स्वयं लड़ा और कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। एमएलए भी लड़ा और एमपी भी लड़ा, बिहार में भी मंत्री रहे, भारत सरकार में भी मेरा सौभाग्य हुआ आप सबके आशीर्वाद से। मुझे ऐसा लगता है आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सब लोगों को, हमारा विचार, कोई ये ठीक कहा, कोई नया विचार नहीं है, हम कोई नई चीज नहीं थोपने जा रहे। वन नेशन वन इलेक्शन कोई नई विचार हमारे सामने नहीं है, हमारे पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा है। और भारत की जो पारंपरिक लोकतांत्रिक परंपरा, उसका ही हिस्सा रहा है, जिसे हमने स्वयं देखा है, हमने स्वयं अनुभव किया है। आप सभी जानते हैं कि 1947 में देश आजाद हुआ और देश की आजादी के बाद लगातार हमारे संविधान निर्माताओं ने भी और हमारे देश के महान चिंतकों ने इस बात को ध्यान में रखा। और उस समय लगातार जो पहला लोकसभा का चुनाव हुआ 1952 में, फिर राज्यसभा भी बने थे और राज्यसभा, लोकसभा और सभी प्रकार के चुनाव। हमें याद है बचपन में जब मैं दादी माँ के साथ वोट डालने के लिए दादी माँ जाती थी और मुझे पकड़ के, उंगली पकड़ के ले जाती थी, तो उस समय हम देखते थे कि बूथ पर जब जाते थे तो लाल बकस को तोड़ दो, हरा बकस को वोट दो। ये बक्सा की वोट होती थी, लाल बकस में वोट दो, हरा बकस को तोड़ दो, ऐसे कई प्रकार के नारे लगते थे उस समय। ये आज की बात नहीं कह रहा हूँ, ये 57 वगैरह में, उस समय में बालक था, 5-6 साल का बालक रहा होगा। तो मुझे लगता है कि आवश्यकता इस बात की है, और खास करके मैं किसान परिवार से भी आता हूँ, एक किसानी भी, हम सब लोग, अधिकांश लोग किसान परिवार से आते हैं, और इसलिए आपको अगर किसान की भाषा में कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा ये बताइए, हम लोग सालों भर, अगर 1 साल खेती के लिए किसान को मिलता है, हर 3 महीने पर अगर हम वो उस पर अपने खेत को बार बार जोतते रहे और उसमें कोई बीज न बोए, कोई उसके लिए पानी सिंचाई की व्यवस्था ना करे, उसको धूप ना लगे, तो वो फसल आएगी क्या? बोलो भाई, फसल आएगी? फसल नहीं आएगी ना, तो फसल आएगी नहीं, आप सब मानते हो ना, फसल नहीं आएगी। और इसलिए जब फसल नहीं आएगी तो हमें क्या करना चाहिए? तो ठीक यही हाल आज भारत के विकास का है। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ हर 6 महीने पर चुनाव ही चुनाव दिखाई पड़ता है, कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, कभी विधान परिषद, कभी ग्रेजुएट काउंसिल का, तो कभी अनेक प्रकार के ऐसे मार्केटिंग बोर्ड का, तो कभी कुछ। इतने चुनाव, लगातार चुनाव, हर 3 महीने पर, 4 महीने पर चुनाव ही आता है, आचार संहिता लग जाती है।
कभी पूरे देश के लिए चार्ज था, कभी राज्य के लिए, कभी जिले भर के लिए, कभी कमिश्नरी भर के लिए। अब सारे विकास ठप हो जाते हैं। और आप सब जानते हैं कि चुनाव के वक्त सारे पदाधिकारी चुनाव में कंसंट्रेट कर जाते हैं, चाहे वो डीएम हो, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, या ऊपर के जो भी चुनाव पदाधिकारी हो, सारे आईएएस आईपीएस, उनका ध्यान केवल चुनाव चुनाव चुनाव, हम स्वच्छ चुनाव कैसे कराएं, इस पर ही केंद्रित होता है। और मुझे लगता है कि सारे अफसर चुनाव में ड्यूटी में लग जाते हैं, उनको विकास से कुछ लेना नहीं। आचार संहिता होता है तो आपको कोई विकास, कहीं भी कोई विकास नहीं कर सकते। तो यह जो एक प्रश्न खड़ा हुआ है कि हमारा इसलिए एक देश एक चुनाव क्यों आवश्यक है, इस पर भी हमें गंभीरता से विचार करना होगा। हमारे कुछ भाई नींद मार रहे हैं, भैया अरे देखो रात में सोए नहीं क्या, अरे जगो भैया जगो, हाँ जगे, वाह, जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे, राधे राधे। मैं कह रहा था, क्योंकि मेरा ध्यान अचानक चला जाता है कहीं न कहीं, मैं कह रहा था कि एक देश एक चुनाव क्यों आवश्यक है। आप सभी जानते हैं कि इसमें जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव कंसंट्रेशन, उसका जो सुचारुता है और उनकी जो अस्थिरता है, ये आवश्यक है प्रशासन का। और साथ साथ बार बार चुनाव होने से प्रशासन बार बार अपने चुनाव की ड्यूटी में लग जाता है। शिक्षक, स्कूल के शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाते नहीं, बल्कि वो वोटर लिस्ट बनाने में लग जाते हैं। वो पोलिंग स्टेशन के पहले वोटर लिस्ट बनाओ, फिर BLA 2, BLA 1, बहुत तरह के काम करने में वो लग जाते हैं। तो साल में सही में पढ़ाई होता है क्या? नहीं होता है। गुरुजी से लेकर के ऊपर के सभी शिक्षक, सभी सरकारी कर्मचारी इलेक्शन के मूड में आ जाते हैं और इलेक्शन में उनकी व्यस्तता हो जाती है। और इसलिए शिक्षक हो, पुलिस हो, विकास के अधिकारी हो, सभी अपने मूल कार्यों से हट करके वो चुनाव के कार्य में, पोलिंग कैसे हो, उसकी सुरक्षा कैसे हो, इन सभी विषयों पर वो लग जाते हैं। इसलिए यह राष्ट्र की उन्नति जो है, यह केवल सत्ता के चक्रव्यूह में, राजनीति के चक्रव्यूह में ये फंसा हुआ राष्ट्र चला जाता है। ये राष्ट्र सत्ता के कहा जाए चक्रव्यूह में, अभिमन्यु जिस प्रकार से चक्रव्यूह में फंस गया था, तो अभिमन्यु उस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ पाए, भूल हो गई उसमें। तो हम सभी आज इस बात को याद करें। और इसलिए हमारा जो आर्थिक बोझ है और जनता का धन है, बेचारा किसान उपजाते हैं, व्यवसाय करते हैं, धन उपार्जन करते हैं, देश को बहुत बड़ा धन की जरूरत होती है, राज्य को भी। और वो धन यूं ही बर्बाद चला जाए, विकास ना हो, आपको अच्छा लगेगा क्या? अच्छा लगेगा? किसी को अच्छा नहीं लगेगा। आपको मालूम है कि 2019 में लोकसभा चुनाव में सरकार का जो पूरा कुल व्यय 60,000 करोड़ रुपया। अब राज्य के विधानसभाओं के और उपचुनावों को अगर सबको जोड़ दिया जाए तो 5 साल में 5 से 6 लाख करोड़ रुपए, 5-6 लाख करोड़ रुपए केवल चुनाव में खर्च होते हैं। अब आप सोचिए, अगर उतने पैसे 5 साल में बच जाए तो क्या क्या होगा। गांव में गरीबी भी जो है, कितनी भयानक गरीबी है। तो अगर सड़क बन जाएगी, आपके गांव में बिजली ना गई हो, वहां बिजली लग जाएगा। कहीं गांव में स्कूल ना हो, स्वास्थ्य सेवा की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं हो, तो वहाँ स्कूल और स्वास्थ्य सेवा की अच्छी व्यवस्था हो जाए। होगी कि नहीं होगी? आप मेरी बात से सहमत हो? सहमत है ना आप? तो अगर मैं नींद तुड़वा रहा हूँ कि हाथ उठा करके मुझे जवाब देना, तो अच्छी बात है ना। और इसलिए विकास योजनाओं पर जो प्रभाव पड़ता है,
बार बार इससे क्या होता है, विकास योजनाओं पर कुप्रभाव होता है। बार बार चुनाव होता है, आचार संहिता के कारण सरकारी योजनाओं की घोषणाएं, अब घोषणाओं के बाद टेंडर, अब टेंडर के बाद काम का उद्घाटन, मंत्री जी आएंगे, विधायक जी आएंगे, कोई प्रमुख आदमी आएंगे, शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। और एक योजना, मैं जानता हूं, मैं विधायक रहा हूं, मंत्री भी रहा हूं, एमपी भी रहा हूं, एक योजना का क्रियान्वयन जो महीने 2 महीने में हो सकता है या मैक्सिमम 3 से 4 महीने में, आज एक एक योजना का 6 महीना नहीं 3 साल तक लग जाते हैं। 6 महीने से 3 साल। अब विधायक जी लिख के दिए 6 महीने से 3 साल सांसद जी लिख के दिए विकास का योजना या और कोई भी ग्रामीण योजना हो या शहरी योजना हो, ये जो समय उसमें लगता है, क्योंकि बीच बीच में कई चुनाव आ जाते हैं, आचार संहिता लागू हो जाता है, अब वो सारे पदाधिकारी चुनाव में लग गए हैं। यह एक जो बड़ा कठिन बात है, आपका विकास अवरुद्ध हो जाता है। और इसलिए राजनीतिक ध्रुवीकरण और जनमत की कहा जाए थकान जो है वो दिखाई पड़ता है। और मुझे लगता है कि लगातार चुनावी माहौल में जनता भी इलेक्शन फ्लैग्यू जो होता है, इलेक्शन फैटिक के चक्कर में आ जाते हैं और उसके शिकार हो जाते हैं। इलेक्शन फैटिक के कारण वोटिंग प्रतिशत भी घट जाता है। जब चुनाव से निराशा हो जाएगा तो उसका वोटिंग परसेंटेज भी घट जाता है। अब आप लोग हर बार करते हैं ना, भाई 2% अपने अपने बूथ पर बढ़ाओ, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाओ, बैठक करो, एक एक कार्यकर्ता के घर पर जाओ, एक एक मतदाता से मिलो, करते हैं ना, तो वोटिंग परसेंटेज भी, निराश जब आदमी हो जाता है वोट से तो वोटिंग परसेंटेज भी जाने नहीं घट जाता है। और उसके साथ साथ चुनावी भाषणों में जो चुनाव भाषण देकर के नेता जाते हैं उसकी विश्वसनीयता भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि बार बार चुनाव होता है, बार बार लोग भाषण देते हैं, उसके अनुरूप काम नहीं दिखाई पड़ता है। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि समाज में जो ध्रुवीकरण और राजनीति को भी जो बढ़ावा मिलता है, ये राजनीति एक गंदी राजनीति की ओर करवट ले लेता है। और इसलिए तथ्य आपको मैं बताना चाहूँगा कि 52 से 67 के बीच में जब भारत में एक चुनाव होते थे तो उस समय लोकतंत्र क्या था, अस्थिर था। लोकतंत्र अस्थिर था, खर्च कम होता था और विकास में रुकावट नहीं आती थी। डेवलपमेंट अपने अनुसार से चलता था। भले उस समय बजट में पैसे कम रहे होंगे, उस समय उतना विकास नहीं हो पाता था, उस समय की सरकार उतना विकास नहीं कर पाती थी, लेकिन आज की सरकार अब विकास ही विकास, जहां देखो वहां विकास। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी गांव-गांव में आज प्रधानमंत्री का, नरेंद्र भाई मोदी जी का विकास, ऐसा कोई गांव नहीं है, कोई पंचायत नहीं है जहां 1000 करोड़ रुपए नहीं गए। ये विकास, इतना विकास पंचायत स्तर पर जा रहा है तो उसको दिखाई पड़ना चाहिए, जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए। और इसलिए 67 के बाद, माफ करिएगा, इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार अधिकांश समय तक कांग्रेस या उसके चट्टे बट्टे ही सरकार में अधिकांश शासन उनका रहा। अब उनके ही मंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री, कि यहाँ से पैसा जाता है और नीचे पंचायत स्तर पर वहाँ पहुँचता है तो 10% पैसा मिलता है, 90% गायब जाता है। ये कौन बोला? उस समय उनके ही भारत के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, जो उनके प्रधानमंत्री थे। तो मुझे लग रहा है 52 के बाद जो घोर अराजकता फैली बहुत ज्यादा देश के अंदर, और लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से, जहां राम राज्य होना चाहिए, राजा हो तो राम जैसा, यह राम राज्य की परिभाषा। राम राज्य में कहते हैं ना, जासु राज प्रभु प्रजा दुखारी, सो नृप होई नरक अधिकारी। जिस राज में प्रजा दुखी हो उस राज में राज करने वाला नरक का अधिकारी होता है। तो हमारा राज कैसा हो? राम राज्य।
एक गांव की कहा जाए गोविंद भी वो प्रश्न उठा देते हैं राम पर, भगवान राम पर, माता सीता पर। उसकी भी परीक्षा होती है और परीक्षा में वो पास होते हैं। तो ये है राम राज्य। लोकतंत्र में लोक हमारी वाणी होती है। लोक सेवा, लोक सत्ता किसके लिए? तो लोगों के लिए सत्ता होनी चाहिए। लोक कल्याण, लोकः समस्तः सुखिनः भवन्तु। समस्त लोग के कल्याण के लिए समस्त लोग सुखी हो, इसी भावना से लोक सेवा और लोक कल्याण की बात सरकार करती रहती है, लेकिन उन्हें वक्त नहीं मिलता। तो मुझे ऐसा लगता है कि 67 के बाद अस्थिर सरकार रही। राज्यों में और केंद्र में भी लोग बदलते रहे अपने मन से। कभी कहाँ मुख्यमंत्री भेज दो, कभी यहाँ राजपाट, कभी यहाँ का राज को सरकार को गिरा दो, कभी वहां की सरकार को गिरा दो। यही तो कांग्रेस के वक्त में अधिकांश होते रहा। और उसके कारण से जो परंपरा थी, जो एक साथ चुनाव होता था, 67 के बाद वो चुनाव धीरे धीरे समाप्त हो गया। और फिर कह सकते हैं कि वो चुनाव अस्थिर हो गया। 2018 में विधि आयोग लॉ कमीशन बना और लॉ कमीशन ने विस्तार से इस पर सुझाव दिया क्या होना चाहिए। और संविधान उन्होंने दिया कि संविधान संशोधन करके 1 नेशन और 1 इलेक्शन ये संभव है। जब ये बात आ गई तो पार्लियामेंट के अंदर 2019 में संसद में हम लोग थे, उसकी अस्थायी समिति ने, जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है और जो नीति आयोग है, पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी और स्वयं भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस दिशा में आगे बढ़ने का काम किया और लोगों का समर्थन भी प्राप्त हुआ। सांसदों का जगह जगह समर्थन भी मिलना शुरू होगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। सभी राज्यों से भी हमें अनुशंसा लेनी है, हर प्रकार का गठन भी करना पड़ता है। हमें महिलाओं के लिए आरक्षण क्या है, 33% आरक्षण महिलाओं के लिए पिछले बार घोषित किया, हमें उसके लिए हर प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इसमें समय लगेगा, उसके लिए काम चल रहा है। तो यह कोई काम 2026 में होगा या 2029 में होगा। अगर बहुत जल्दी होगा तो अगले 2029 में हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो मुझे तो लग रहा है कि इसमें व्यापक समय लग सकता है। 2029 के बाद कोई बीच में रोक करके करना पड़े, चाहे वो 2032 हो, 2031 हो, लेकिन ये काम होने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि आप सबको मालूम होना चाहिए कि हर चुनाव अगर ये लागू हो जाए, 5 साल में एक साथ चुनाव हो जाए, तो इससे क्या लाभ होगा? तो लाभ आपको सीधे दिखाई पड़ता है कि 5 साल में एक चुनाव होगा, एक ही चुनाव होगा, उसमें लाल बक्सा, हरा बक्सा, ये हर प्रकार का बक्सा रखा रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, आप डाल दो। उसमें अब तो डालना भी नहीं पड़ता, अब तो सीधे बटन दबाओ, पी बोलेगा, आपका वोट हो गया। तो पी बोलना है भाई। अब मुखिया के लिए भी हो सकता है, विधानसभा के लिए भी हो सकता है, एक साथ विधान परिषद के लिए भी हो सकता है, एक साथ सारे इलेक्शन हो जाए तो स्वाहा हो जाएगा, एक साथ काम में रुचि बढ़ेगी, तो ये लाभ होगा। प्रशासनिक तंत्र का पूरा उपयोग होगा। प्रशासनिक तंत्र जो बहाना भी बनाते हैं कभी कभी, मैं तो चुनाव कार्य में था, अब क्या बोलोगे उसको? गुरुजी बेचारे पढ़ाते नहीं बच्चों को, बच्चों की पढ़ाई नुकसान हो रहा है, तो उसका चुनाव कार्यों पर जो उसका असर होता है वो नहीं होगा। जो करदाता है, जो बहुत तरह के टैक्स चुनाव के कारण टैक्स भी बढ़ाते हैं और उनको बार बार टैक्स देते हैं, और उसका भी वो कम होगा, टैक्स भी उसकी बचत होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और जितने इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकार की आधारभूत संरचना है, उसको भी उसका लाभ मिलेगा और राजनीतिक स्थिरता भी आएगी। जो स्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए? स्टेबल गवर्नमेंट। कैसी गवर्नमेंट? जैसा योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट है, बोलोगे भैया तो ये देख लो लक्ष्मी बाबा, बुलडोजर चल जाएगा, चलाना छंगुर पर बुलडोजर, बड़ा वो नाचता था। हाँ, कितना बड़ा अपराध उत्तर प्रदेश में,
ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनाने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और हमारे योगी आदित्यनाथ जी, भैया करोगे गुंडागर्दी, करोगे धर्मांतरण का काम, हमारी माँ बहनों के साथ खिलवाड़ करोगे तो तुम्हें नापने का काम भी हमारी सरकार करती करेगी। और करके दिखाया कि नहीं दिखाया? बुलडोजर चला ना, पूरी दुनिया ने बुलडोजर देखा ना, बुलडोजर चलना चाहिए ना। ऐसे गंदे लोगों पर बुलडोजर चलाना धर्म हो जाता है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से आग्रह पूर्वक यही कहूंगा कि हमारे राजनीतिक अस्थिर सरकार योगी जी के जैसा हमारे लक्ष्मी भाई उस सरकार में है तो धन भी आता रहेगा और जन का सेवा भी होता रहेगा, जन का कल्याण भी होता रहेगा। ऐसे विधायक जी, सांसद जी हमारे सभी है। हाँ, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। तो निश्चित रूप से ये काम होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इसमें जो कहा जाता है कि संविधान में, बहुत लोग कहते हैं कि इसमें कई लोगों का तर्क है कि ऐसा करेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 83(2) और 172, 174 और 356 में संशोधन लाना पड़ेगा। तो कौन बात है भाई, इमरजेंसी में हम लोगों को जेल में बंद कर दिया और उस समय आपने संविधान के मौलिक फंडामेंटल बातों को हटा करके और आपने उस समय जोड़ा कि नहीं जोड़ा? आपने इमरजेंसी लगा करके सबकी बोलती बंद कर दिया। जेलों में लाखों हमारे जैसे नौजवान और जैसे राजनीतिक नेता यातनाओं के शिकार हुए और आपने हत्या किया लोकतंत्र का। उसके बावजूद आपने संविधान में परिवर्तन कर दिया। पहले धर्मनिरपेक्ष नहीं था, आपने धर्मनिरपेक्ष लागू कर दिया। किया या नहीं किया? इसलिए अगर इच्छा शक्ति हो, विल पावर अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और इसलिए भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि राष्ट्र हित में संविधान की परिवर्तन कभी कभी होते रहते हैं, जैसा कि 73वां संविधान, पंचायत और 74वां और नगर निगम का चुनाव इत्यादि पर, उस पर आपने किया कि नहीं किया? इसलिए ये कहना कि इसमें संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा बहुत कठिन है। कोई कठिन नहीं है, आज के लिए कोई कठिन काम नहीं होता। और मुझे लग रहा है कि इससे राज्यों की स्वतंत्रता को भी, कुछ लोग कहते हैं कि राज्यों की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा। भाई क्या असर पड़ेगा? राज्य और राष्ट्र कोई अलग होता है क्या? सबका समन्वय होता है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, असम हो, अलग भाषा अलग वेश फिर भी अपना एक देश। अलग भाषा अलग वेश फिर भी अपना एक देश। वृंदावन हो या हो गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। ये अपना देश है, अपनी माटी है, अपना वतन है। इसलिए हम भावना से एकात्मता और अखंडता हमारे संविधान का मौलिक फंडामेंटल जो कहा जाए वो मूल मंत्र है। और इसलिए हम लोग कुछ क्षेत्रीय दल हैं, जैसे आपके यहाँ भी बहुत सारे क्षेत्रीय दल है ना, रातें रात नेता बन जाते हैं, उनको जरूर असर पड़ेगा। ऐसे लोगों पर असर पड़ेगा। हमारे बिहार में भी है पप्पू, डप्पू, सप्पू, गप्पू वाले जो लोग होंगे, ये खानदानवाद, परिवारवाद, वंशवाद, इन पर असर पड़ेगा। तो ये लोग डरते हैं। कुछ दक्षिण में भी हैं, कुछ उत्तर में भी हैं, कुछ पूर्व में भी हैं, कुछ पश्चिम में भी हैं। तो जो क्षेत्रीय लोग हैं उन पर जरूर असर पड़ेगा। और वही लोग अपने बड़े पार्टियों को, ठगबंधन वाले जैसे पार्टियों के ऐसे लोगों को समझाते हैं कि इसका विरोध करो। तो ऐसे ठगबंधन पार्टी और ऐसे छोटे विचार वाले लोग, जिनको पहले राष्ट्र नहीं चाहिए, पहले पप्पू चाहिए, पहले गप्पू चाहिए और सप्पू चाहिए, वही लोग इससे डरते हैं। बात साफ है। और इसलिए मुझे लग रहा है कि क्षेत्रीय दल जिसमें अस्थायी लोकप्रियता, ऐसे नेता जो होते हैं, उसको बार बार चुनावों को अपनी पहचान बनाए रखने का, हमारी पहचान समाप्त हो जाएगी। और इसलिए एक साथ चुनाव होने से जनता के मुद्दे भी समझने को समय मिलेगा और प्रचार की चमक फीकी पड़ जाएगी उनकी, उन पर उतना आकर्षण नहीं होगा। और इसलिए असली चेहरा उनका सामने आ जाएगा। नकली चेहरा छिपा रहे, असली चेहरा, तो हम लोग असली चेहरा को सामने लाने वाले हैं। एक लक्ष्य, एक
मतलब वन इलेक्शन वन नेशन से असली चेहरा सामने आ जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से नहीं होता तो क्या होगा? विकास बार बार रुकता रहेगा, जनता का विश्वास लोकतंत्र के प्रति कम हो जाएगा, डगमगाता रहेगा, और साथ साथ प्रशासनिक मशीनरी भी जो है वो विकास की जगह चुनावी प्रबंधन में उलझी रहेगी, और करोड़ों का धन वो राजनीति में धन लग जाएगा, विकास अवरुद्ध हो जाएंगे। हमारे जो ऐतिहासिक, आप सबको मालूम होना चाहिए, पूरे विश्व को अगर देखें, ऐतिहासिक और वैश्विक दृष्टिकोण अगर हम जाएं तो भारत में भी पहले होता था, और पूरे विश्व में अगर देखें तो दक्षिण अफ्रीका में, स्वीडन में, आपको जर्मनी में, इंडोनेशिया में, ऐसे कई देशों में राष्ट्रीय और स्थानीय चुनाव एक साथ होते हैं। तो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मुझे लग रहा है भारत जैसे विविधता भरे देश में यह संभव है, यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति हमारी मजबूत हो। तो एक भारत, एक भारत, एक भारत, एक भारत, एक भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। आज हमारा एक भारत है जो श्रेष्ठ भारत की ओर बढ़ रहा है। अलग अलग थलग नहीं, एकता में अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। हम उस बात को लेके आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आज हम सभी यहाँ पर आवश्यकता इस बात की है कि हम स्वार्थ की राजनीति को छोड़ दें, तो वन नेशन वन इलेक्शन बहुत बढ़िया चीज है। हम स्वार्थ की राजनीति में नहीं, कहते हैं ना, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। वसुधा, भारत माता वसुधा, इसके कल्याण के लिए हम स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। हाँ, इसलिए मुझे वसुधा का कल्याण करने के लिए हम क्या करें? एकम राष्ट्रम मंत्र पढ़िए, एकम राष्ट्रम, बोलिए एकम राष्ट्रम, एकम चिंतनम, एकम राष्ट्रम, एकम चिंतनम, एकम संकल्पम, एकम संकल्पम, राष्ट्राय समर्पणम। एकम संकल्पम, राष्ट्राय समर्पणम, यानी कि एक राष्ट्र, एक चिंतन, एक संकल्प, और वह संकल्प केवल और केवल राष्ट्र को समर्पित। इदम नमम इदम राष्ट्राय स्वाहा। मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है वो राष्ट्र के लिए समर्पित है। तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ मातृभू तुझको अभी कुछ और भी दूं, तुझको अभी कुछ और भी दूं, तुझको अभी कुछ और भी दूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। तो मेरे युवा साथियों, इन्हीं शब्दों को साथ लेकर के मैं आप सभी भाइयों को राम राज्य, एक और मंत्र आपको पढ़ा करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। हाँ, हम सभी लोग राम राज्य होगा। राम राज्य यथा एको नियम, राम राज्य यथा एको नियम, सर्वे जना सुख मार्ग ययो, तद्वत् राष्ट्रे यदि एक चयन भवेत सदा शांति विकास एवं। इसका मतलब जैसे राम राज्य में एक ही नियम से सुख पूर्वक लोग चलते थे, एक ही नियम था सबके लिए, गरीब अमीर सबके लिए एक ही नियम। तो राम राज्य उसी को कहते हैं ना। तो राम राज्य यथा एको नियम, एक नियम से राम राज्य चलता था। आज भी एक राष्ट्र, एक चुनाव से पूरा देश अक्षुण्ण रहेगा, अखंड रहेगा, और सुख भी रहेंगे लोग। राष्ट्र में एक बार चुनाव होने से शांति और विकास वो सुनिश्चित हो जाएगा। ये मंत्र आपको मैंने पढ़ा, भवेत सदा शांति विकास एवं, ये विकास एवं मतलब तद्वत् राष्ट्र यदि एक चयन विकास, तो एक साथ अगर चयन होगा तो इससे विकास होता रहेगा। तो आइए हम सब आज इसी बात को स्वीकार करते हुए हम परम वैभव के शिखर पर पहुंचने के लिए, भारत माता हमारी माँ, तो माँ चाहती है कि इलेक्शन एक राष्ट्र, एक वन नेशन वन इलेक्शन हो। तो इसी बात को आज राधे श्याम ट्रस्ट ने जो रखा है, मैं इनको फिर से इनका बहुत बहुत इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।
और आप सभी श्रोताओं के प्रति, हमारे जितने भी मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण और हमारे विधायकगण, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। वन नेशन, वन इलेक्शन, वन नेशन, वन नेशन, वन नेशन, एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक देश, एक देश। भारत माता की। बहुत अच्छा।